सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस स्पेशल सेशन बाय रीपा। आज संडे की मॉर्निंग में आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ योगेश शेखर फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जॉइंट सेक्रेटरी रीपा। एंड आज की सेशन में एक स्पेशल सेशन, ट्रेनिंग सेशन है जो कि रीपा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और एवरी मंथ हम लोग एक या दो सेशन ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड लास्ट ट्रेनिंग वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड अमेजिंग टॉपिक उसमें था। और आज का टॉपिक भी बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्यादातर ऑन ग्रिड सिस्टम को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं कि इकोनॉमिकल ही यही पड़ता है, बैटरी का सिस्टम इसमें नहीं रहता, मेंटेनेंस नहीं होगा, सब्सिडी भी मिल जाती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम को कहीं ना कहीं लोग इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम फिजिबिलिटी इश्यू, इकोनॉमिकल इश्यू एंड ऑल। तो आज के सेशन में हम लोग यही चीज समझने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम को इस तरीके से कैसे डिजाइन किया जाए कि वो कस्टमर के लिए इकोनॉमिकल हो, क्योंकि ऑफ ग्रिड में टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं। तो आज की सेशन जो ले रहे हैं वो है मिस्टर संजय कुमार, जो कि प्रेसिडेंट है रीपा के, और साथ में ऑफ ग्रिड में उनकी बहुत मास्टरी है, 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर। सो आज हम उन्हीं से सीखेंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम को इस तरीके से कैसे डिजाइन किया जाए, कस्टमर के सामने कस्टमाइज बनाकर के कैसे पिच किया जाए कि उसको वो सिस्टम फिजिबल लगे और यूजफुल लगे इन कंपैरिजन टू ऑन ग्रिड सिस्टम। सो ओवर टू यू संजय सर, आप स्क्रीन शेयर कर चुके हैं एंड लेट मी ओपन योर माइक। ओके। Thank you, Udit ji. Thank you very much, and welcome all of you from Ripa family. आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से संडे मॉर्निंग में। और आज जो हमारे डिस्कशन का विषय है वो है कि हम ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को इकोनॉमिकल कैसे बनाएं। बेसिकली मैक्सिमम लोगों की ये क्वेरी होती है ऑल ओवर इंडिया से कि नहीं जी, ये तो हमारा सिस्टम बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें बैटरी बैंक लगानी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस है, सारा कुछ करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो लोग इससे भागते हैं। बेसिकली लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना नहीं चाहते। और हर एक लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि नहीं, ये सिस्टम यदि हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाए तो शायद मैं इस पे जाऊंगा, अदरवाइज हमारे लिए तो वो सिंपल सिस्टम सही है कि हम लोग सिंपली पावर जनरेट किया हमने सोलर से और ग्रिड को दे दिया। तो आज हम सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सिस्टम को, ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम इकोनॉमिकल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ऑफ ग्रिड और टाई ग्रिड, ये दोनों सिस्टम सिक्के के दो पहलू इनको मान सकते हैं। कभी कभी हम लोग इस बात के लिए कंपेयर करने के लिए बैठ जाते हैं या हम कस्टमर को समझाने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं जी, आप तो उसकी डिमांड ऑन ग्रिड सिस्टम या टाई ग्रिड सिस्टम की है और हम उसको ऑफ ग्रिड में लाना चाहते हैं, या फिर उसकी ऑफ ग्रिड की डिमांड है और हम इकोनॉमी को कंसीडर नहीं करते हुए हम सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाने के बजाय हम उसको सिंपली टाई ग्रिड का सजेशन दे देते हैं। ये दोनों चीज आपस में गलत है, क्योंकि जिनकी यूटिलिटी जिस तरीके की है, ऑफ ग्रिड कस्टमर की डिमांड अलग है, टाई ग्रिड कस्टमर की डिमांड अलग है, और दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसलिए हम एक दूसरे सिस्टम को समझने का प्रयास करें, दोनों सिस्टम को साथ लेके चले और जहां जिसकी आवश्यकता है उसको करें। हमारा कहीं ये मकसद नहीं है कि हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को बेनिफिशियल बताएं टाई ग्रिड के ऊपर, ऐसा मकसद नहीं है। हम सिंपली ये जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को टेक्निकली, कॉमर्शियली वायबल और फ्रूटफुल, इकोनॉमिकल कैसे बना सकते हैं। आज का मेन टॉपिक यही है।
सोलर ऑफ ग्रिड के लिए हमने एक सिंपल समझने के लिए, ये तो वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और भास्ट सब्जेक्ट है, बट सिंपली समझने के लिए हमने इसमें 4W कॉन्सेप्ट लगाया कि पहली बात तो कि व्हाई ऑफ ग्रिड, क्यों हमें चाहिए ऑफ ग्रिड। दूसरा, वेयर ऑफ ग्रिड, कहां पे ऑफ ग्रिड। तीसरा, व्हेन ऑफ ग्रिड, कब ऑफ ग्रिड होना चाहिए। और चौथा, ये तीनों का समरी है कि ये तीन चीज जब हमने कंसीडर कर लिया तो व्हाट, ऑफ ग्रिड में क्या, कैसे, क्या करना है हमें। एक बाय एक, वन बाय वन हम डिस्कशंस करेंगे एक एक करके। पहला है हमारा व्हाई ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड क्यों हमारा। तो पहला इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें आपको ग्रिड से कोई मतलब नहीं है, पावर फेल्योर ग्रिड से कोई मतलब नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट सिस्टम को रन कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ बाकी अप्लायंसेस है उस तरीके से ये भी आपका एक अप्लायंसेस है। इसकी देखभाल करते हैं, इसको रूटीन से चलाते हैं और इसका रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, और हमें ग्रिड से कुछ मतलब नहीं होता। ग्रिड आए जाए कुछ उससे मतलब नहीं है, तो हमें हमेशा मतलब 24/7 पावर मिलता रहे। दूसरा है कि नो कैपेसिटी लिमिट, ये सबसे बड़ा और वैलिड पॉइंट है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कस्टमर के पास सैंक्शन लोड कम है, या सैंक्शन लोड जो भी है, सपोज करिए उन्होंने 2 किलोवाट का कोई सैंक्शन लोड लिया हुआ है। पहले वो एक एसी चलाते थे, इस वजह से उनके यहाँ 2 किलोवाट का सैंक्शन लोड था। सडनली उनकी रिक्वायरमेंट हुई और उन्होंने एक दूसरा एसी भी घर में ले आए, तो उनकी लोड कैपेसिटी जो जो अपना लोड है उनका वो बढ़ गया। अकॉर्डिंगली आप टाइग्रिड सिस्टम में आपका कैपेसिटी का लिमिट है कि जो आप कैपेसिटी आपका सैंक्शन लोड का है उसके तकरीबन 80% तक ही सोलर सिस्टम से लगा सकते हैं। इसके केस में क्या है कि आप इसमें 100%, 200% या उसके ऊपर भी जा सकते हैं सिस्टम लगाने में। कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं घरों में जो, अब सपोज करिए कोई हमारा वेल्डिंग मशीन है या दूसरा कोई हमारा अप्लायंसेस है जिसको हम ग्रिड से ना चला के हम सोलर सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली चलाना चाहते हैं, उसको आउटडोर एप्लीकेशन के लिए या इंडोर एप्लीकेशन के लिए, जहां हमारा सैंक्शन लोड से कोई मतलब नहीं है, तो हम इस तरीके से, यदि हमारा सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और ये हमारा इंडक्टिव लोड में रन होना है सिस्टम हमारी, तो हम 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का भी ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, इजी इंस्टॉलेशन। इजी इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि हमें इंस्टॉलेशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ग्रिड टाई की बात हम करें तो बाई डायरेक्शनल मीटर इशू कराना या उसको कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के लोगों को बुलाना या उनसे चीजों को पास करवाना या उनके सारा अनुकूल वायरिंग, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, अपना अर्थिंग, ये सारा कुछ कि वो लोग का डिमांड होता है कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, सारा कुछ वो करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे घरों में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसी से और इस सिस्टम को चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन इजी है, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सुटेबल है रूरल एरियाज के लिए। रूरल एरियाज जहाँ पे बिजली की कोई वो नहीं होती और पावर काफी फेल्योर होता है, प्लस वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। आप ग्रिड टाई के केस में देखेंगे कि वहां एक वोल्टेज का लिमिट है कि जो इन्वर्टर सेंस करेगा और वो एक्सपोर्ट करेगा बिजली को।
अदरवाइज यदि लिमिट से ज्यादा ऊपरी लिमिट या नीचे के लिमिट से ज्यादा या कम गया ग्रिड का पावर, तो वो कट ऑफ होता रहता है। तो इस केस में रूरल एरियाज के लिए हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम ज्यादा सुटेबल है। व्हेयर ऑफ ग्रिड, जिसपे हम डिस्कशंस कर रहे थे, वो पहला हम सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि रूरल एरियाज के लिए मोस्टली जहां पे 4-5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा की पावर जाती है, वहां पे हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाना चाहिए, ये ज्यादा फ्रूटफुल है। दूसरा है यूजफुल वेयर पावर फेल्योर इज फ्रीक्वेंट, जहां पे पावर फेल्योर 4-5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इस तरीके का पावर फेल्योर है, वहां पे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम ही हमें लगाना चाहिए। तीसरा हमने अभी डिस्कस किया है कि लोड जहां पे हमारा सैंक्शन लोड से ज्यादा हो रहा है या कैजुअली वो ज्यादा कम होते रहता है, वहां पे हम ऑफ ग्रिड का ही हमें वो करना चाहिए, क्योंकि उस पे हम किसी भी लोड को हम रन कर सकते हैं। चौथा, नो गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये आज के डेट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अभी सारे स्टेट्स में पॉलिसी अलग अलग है। मैक्सिमम लोगों को पॉलिसी के कंसिस्टेंसी का पता ही नहीं चलता। एक रूरल एरियाज में या जो कस्टमर हमारे ज्यादा अवेयरनेस नहीं, जिनके अंदर ज्यादा अवेयरनेस नहीं है सोलर सिस्टम के बारे में, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता ही नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी सपोज करिए दिल्ली के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, एमपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग है, तो वहां पे भी एक कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें सब्सिडी मिल रही है, किस में सब्सिडी मिल रही है, कितनी कैपेसिटी तक मिल रही है, कब मिल रही है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे हमें सब्सिडी दे रहा है, कहाँ पे हमें डिस्कॉम की तरफ से सब्सिडी आ रहा है। इतने सारे चीजों का जानकारी एक आम कस्टमर हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों के पास नहीं होता। इसलिए जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी भी लोगों के समझ में ना हो, तो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को रेकमेंड करते हैं। इसके बाद सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी स्कीम भी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके से है। मैंने अभी बताया आपको कि कई जगह पे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सब्सिडी देंगे, कई जगह पे डिस्कॉम की तरफ से सब्सिडी आएगा, आपको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। सब्सिडी का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है, कॉमर्शियल के लिए अलग है, रेजिडेंशियल के अलग है, सर्टेन कैपेसिटी के लिए अलग है, कहीं पे नेट मीटरिंग है, कहीं पे ग्रॉस मीटरिंग है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से हम ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर जाते हैं। व्हेन ऑफ ग्रिड, कब हमें ऑफ ग्रिड की आवश्यकता है? अनसर्टेन ग्रिड पावर, इसका भी जिक्र हमने थोड़ा सा किया था, अभी फिर इसको हम ब्रीफ से देखेंगे कि जहां पे हमारा ग्रिड पावर की सर्टेनिटी नहीं है, पावर हमारी दिन में आ रही है, पावर हमारी रात में आ रही है। अब सपोज करिए कि हमारा जो यूटिलिटी दिन में है, हमारा लोड का क्राइटेरिया इस तरीके से है कि हम उसको दिन में चलाना चाहते हैं, पावर फेल्योर दिन में है, तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिड टाइड सिस्टम में यदि पावर फेल्योर हुआ तो आपको बैकअप भी नहीं मिलता है। सेम उसी तरीके से यदि हमें नाइट का बैकअप चाहिए और रात में ही पावर चली गई, तो आपको कुछ ना कुछ पावर बैकअप के लिए रखना पड़ेगा। इसलिए जहां पे अनसर्टेन ग्रिड पावर है, वहां तो आपको 100% ऑफ ग्रिड पे ही जाना चाहिए। दूसरा, पावर फेल्योर इज नॉट डिफाइंड, कब पावर चली जाएगी, कब पावर आ जाएगी, किस वजह से पावर जा रही है। कभी कभी आप देखेंगे कि यदि आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग वाले हैं, कोई बिल्डिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, उस समय क्या होगा कि वहां पे वोल्टेज काफी फ्लक्चुएट होते रहता है, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो सिस्टम है वो भी फ्लक्चुएट होता है, कभी पावर आ रही है, कभी जा रही है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, अप्लायंसेस डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए जहां पे पावर फेल्योर या पावर की कंसिस्टेंसी डिफाइंड नहीं है, वहां पे भी हमें ऑफ ग्रिड के ऊपर जाना चाहिए। पावर यूटिलिटी 24/7,
अभी हमने देखा कि हमें जब ग्रिड की डिपेंडेंसी खत्म हो जा रही है तो हम ये जो एनर्जी सेव करके रख रहे हैं, पावर को रख रहे हैं अपने बैटरी बैंक्स में, तो उसको कभी भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं 24/7। हमें ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है बैकअप रिक्वायर्ड। वैसे भी आपको यदि ग्रिड चली जाती है तो कोई ना कोई बैकअप पावर आपके पास होना चाहिए। इवन गांव के एरिया में, रूरल एरियाज में, जैसे लोग पेट्रोमैक्स जलाते हैं, मिट्टी तेल का यूज करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वो छोटे छोटे लालटेन्स और इस तरह की चीजें रखते हैं, वहां पे भी हमें सोलर लालटेन या सोलर के होम लाइटिंग या इस तरह की चीजों से हम उसको रिप्लेस करते हैं, जहां पे हमें बैकअप की आवश्यकता होती है। और जहां बैकअप की आवश्यकता है वहां तो आपको 100% ऑफ ग्रिड ही लगेगा, वहां कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनबैलेंस्ड लोड का। आपका आपके घर में यदि सपोज करिए 3 फेस का सिस्टम है और लोड बैलेंस्ड नहीं है, उस केस में क्या होता है कि हमने जैसे टाई ग्रिड तो लगा दिया और हर एक ग्रिड में, हर एक फेस में जो हमारा 3 फेस है, तीनों फेस हमारा सेंस करता है सोलर पावर को, और जितने भी सोलर से जनरेशन होना चाहिए वो यदि लोड हमारा नहीं चल रहा है या लोड पार्शियल लोड चल रहा है तो हमारा ग्रिड को पावर जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। यदि आपका अनबैलेंस्ड लोड है, सपोज करिए एक फेस पे आपका 2 एम्पियर चल रहा है, दूसरे पे 5 एम्पियर चल रहा है, तीसरे पे 8 एम्पियर चल रहा है, और आपके ग्रिड से जो पावर इनकमिंग आ रहा है, यदि सपोज करिए 5-5 एम्पियर तीनों फेस पे आ रहा है, तो जो लोएस्ट है, जहां पे लोएस्ट सैंक्शन हो रहा है लोड का 2 एम्पियर वाला, तो जो आपका 5 एम्पियर का पावर आ रहा है वो सिर्फ 2 एम्पियर ही ग्रिड को जाएगा और 2 एम्पियर तीनों फेस से जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपने जनरेट किया 15 एम्पियर का पावर, लेकिन आप पर फेस दे रहे हैं ग्रिड को 2 एम्पियर का पावर, यानी केवल 6 एम्पियर का पावर दे रहे हैं आप ग्रिड को, तो 9 एम्पियर का पावर आपका वेस्टेज जा रहा है। और ये हम किसी केस स्टडी में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है लोड बैलेंसिंग की, क्योंकि जहां पे भी 3 फेस कनेक्शन है और एकदम नेक टू नेक आप उसको लोड बैलेंस नहीं कर सकते, तो या तो हम पहले से लोड इस तरीके से पर फेस रखें कि लोड हमारा बैलेंस हो। लोड यदि अनबैलेंस्ड है तो आपका सिस्टम कभी भी ग्रिड टाइम में कामयाब नहीं हो सकता। तो इन सारे तीनों जो हमारा ये है कि व्हाई ऑफ ग्रिड, वेयर ऑफ ग्रिड, व्हेन ऑफ ग्रिड, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं कि व्हाट, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें करना क्या चाहिए। हमारे समझ में इन सभी चीजों को यदि ध्यान में रखें तो सोलर ऑफ ग्रिड इज द सॉल्यूशन। हम सोलर ऑफ ग्रिड से ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप हम लोग मेन टॉपिक पे आए। ये तो पहले हमने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि हम ऑफ ग्रिड के ऊपर क्यों जाएं, किस वजह से जाएं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ये हाउ टू मेक सोलर पावर प्लांट मोर इकोनॉमिकल। अब सारे चीज का जो जड़ में आते हैं कि हम इकोनॉमिकल कैसे कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें जाना है, बट ऑफ ग्रिड सिस्टम को एज कंपेयर टू ग्रिड टाई सिस्टम हम इसको इकोनॉमिकल कैसे बना सकते हैं। हमें दो साइड को कंसिडर में लेना चाहिए, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। किसी भी तरीके की जो आप डिजाइनिंग करते, स्ट्रेटेजी बनाते या इकोनॉमिक्स की बात करते या सिस्टम को वायबल बनाने की बात करते हैं, तो हमेशा हमारा दो पॉइंट ही कंसिडरेशन में आता है कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड। यदि हम दोनों सिस्टम में बैलेंसिंग बना के चलेंगे तो शायद ये
हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। अब पहले आते हैं डिमांड साइड पे, ऑफ ग्रिड सिस्टम कंपोनेंट्स डिमांड साइड पे। कैलकुलेट लोड डिमांड, ये एक बेसिक हमारा कैलकुलेशन है कि यदि हम ऑफ ग्रिड पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो लोड कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा और एक एक लोड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लोड में हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा लोड रेजिस्टिव लोड है, कौन सा हमारा लोड इंडक्टिव लोड है, कौन सा हमारा लोड कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड का कंसिडरेशन में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कभी भी पावर फैक्टर हमें नुकसान नहीं करता, उल्टा फायदा होता है। बट ये जो दो हमारा कंसिडरेशन है लोड का, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड में भी ऑलमोस्ट पावर फैक्टर 1 होता है। हालांकि यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा उसका फर्क होता है, यूनिटी कभी पावर फैक्टर होता नहीं है, बट हम ऑलमोस्ट रेजिस्टिव लोड को यूनिटी पावर फैक्टर में लेके चलते हैं। सबसे बड़ा कंसिडरेशन है हमारा इंडक्टिव लोड का। हमारा जो सिस्टम है ऑफ ग्रिड सिस्टम, वो फेल इसी वजह से होता है कि हमें लोड कैलकुलेशन का पता नहीं है। कहीं पे हमारा लिफ्ट चलना है, कहीं पे हमारा पंप चलना है, सॉरी पानी का पंप चलना है, कहीं पे बाकी चीज चलने हैं, वाटर सॉफ्टनर प्लांट चलने हैं। इवन कई लोग अपना जो प्रेस है वो चलाते हैं। इस तरीके की चीजों जो है वो सारा हमारा, अब तो हम ऑफ ग्रिड पे एसी भी चलाने लगे हैं, वहां पे भी हमारा इंडक्टिव लोड आता है जब कंप्रेसर ऑन होता है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है लोड कैलकुलेशन में कि हम इंडक्टिव लोड को कैलकुलेट करके चलें और उस हिसाब से हम डिमांड साइड को मीट कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल डिमांड क्या है। क्योंकि जो रेटेड पावर होता है अप्लायंसेस का, हम यदि उस हिसाब से लोड कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा डिमांड साइड कभी भी वो सप्लाई साइड से मैच नहीं कर सकता, हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें उसको लोड को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम आएंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा स्टोरेज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है और जो हमारा इकोनॉमिकल करने की बात आ रही है, हम की पावर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को इकोनॉमिकल कैसे बना सकते हैं, तो मेन कंसंट्रेशन लोगों का यहीं पे होता है और हम इसी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो शायद हम आधे से ज्यादा समस्या को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई बैटरी बैंक लगाने में पैसा ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहीं कहीं ये भी प्रॉब्लम आता है कि जहां पे हम 2 किलोवाट या 1 किलोवाट के 4 बैटरी हम लगाना चाह रहे हैं, वहां कस्टमर की ही डिमांड होती है कि नहीं जी 4 बैटरी तो बहुत महंगा होगा, उसका रेकनिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत महंगा होगा, तो हमें 2 बैटरी में ही लगा के दो जी। ये तो कस्टमर का डिमांड होता है कि हमें 2 बैटरी में लगा के दो। इवन कहीं कहीं 48 वोल्ट के सिस्टम में एक बैटरी पे भी लोग चला रहे हैं, इतने पावर लॉस होने के बावजूद एक बैटरी पे चला रहे हैं, इसलिए कि उनको बैटरी के प्राइस का खौफ है, कि एक खौफ होता है कि एक बैटरी हमारा 12,000 15,000 का आएगा, 4 बैटरी तो हमारा 50 से 60,000 का आएगा, इतने में तो हमारा सिस्टम हो जाएगा। नहीं, अब हम ये स्टोरेज पे आएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी को हम यूटिलिटी के हिसाब से रखना चाहिए हमें। हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, कि हम सोलर हमारा दिन में पावर जनरेट करता है। हमारे दिन में जो अप्लायंसेस चलने वाले हैं उसको हम बैटरी पे नहीं रखेंगे, उसको हम डायरेक्टली चलाएंगे सोलर से, उसको डायरेक्टली हम चलाएंगे उस अप्लायंसेस को। और रात के लिए जितने हमको बैकअप की आवश्यकता है सिर्फ उतना बैंक हम लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उतना ही बैंक लगाएंगे जितने हमें रात घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना हमारा यूटिलाइजेशन की आवश्यकता है उतना ही बड़ा हम बैटरी बैंक रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इसमें हम आएंगे कि टाइप्स ऑफ बैटरी।
पहले हमारे पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था टाइप्स ऑफ बैटरी में, कि हम केवल लिथियम लेड एसिड बैटरी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था हमें। लेड एसिड बैटरी जब हम लगाते हैं तो लेड एसिड बैटरी में डीओडी जो है हमारा वो 70 से 80% होता है। यानी यदि बैटरी का साइज हमारा 100 एम्पियर का है तो उसमें से आप जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो सिर्फ 60% या 70% पावर यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका कट ऑफ हो जाएगा, उसके ज्यादा आप ड्रेन नहीं कर सकते। और एक इसका सर्टेन लिमिट है कि आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग को भी एक फिक्स रेट से ही चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था कि उस समय में हमें यदि 100 एम्पियर की आवश्यकता है या सपोज करिए 50 एम्पियर की आवश्यकता है तो 30% 40% ज्यादा हमें लेके चलना पड़ता था। जहां पे हमें 50 एच की आवश्यकता है वहां 75 एच लेके चलते थे। अभी आप ये देखिए लिथियम बैटरी का जो सोर्स है वो डीओडी 100% है। आप 100% से चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, अप टू 100%, 200% से इवन कर सकते हैं। साइकिल रिक्शा में कई जगह पे 200% से भी चार्ज डिस्चार्ज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी हम 200% से चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। उस केस में होगा क्या कि जो हमारा बैंक है, सपोज करिए हम जहां पे 100 एच की बैटरी लगा रहे हैं वहां पे हम यदि लिथियम में जाएं तो हम वहां 60 एम्पियर या 70 एम्पियर में हमारा काम चल सकता है। तो जो 100 एम्पियर का कॉस्ट है लेड एसिड बैटरी का, यदि हम उसको 50 एम्पियर या 60 एम्पियर में आएंगे तो उस केस में क्या होगा कि ऑलमोस्ट बराबर होगा या लिथियम का थोड़ा कम ही हो जाएगा। ये रेट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। सोलर मॉड्यूल, कई बार हम सोलर मॉड्यूल का भी सिलेक्शन गलत कर जाते हैं। कई जगह पे ऐसा डिस्कशन होता है कि अभी जैसे थोड़ा सस्ता पैनल हमारा 24 वोल्ट का मिलता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 24 वोल्ट का पैनल लगाएं। और कई कंपनियां ये रिकमेंड करती है कि नहीं आप 24 वोल्ट का पैनल लगाइए और 12 वोल्ट का बैटरी लगाइए, या 48 वोल्ट का पैनल लगाइए 24 वोल्ट का बैटरी लगाइए। अगेन डिमांड सप्लाई के मैचिंग में प्रॉब्लम है। जो हम 12 एम्पियर में जो पैनल हमारा करंट जनरेट करेगा उसका 24 एम्पियर में आधा होगा, और यदि हम पैनल में 24 एम्पियर का कनेक्शन देते हैं तो ऐसा नहीं कि 12 एम्पियर में डबल हो जाएगा। ये डबल नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आधा भी नहीं होता, आधा और डबल के बीच में कहीं ना कहीं रुकता है। बट जो उसके बीच का जो पावर है हमारा, वो हमारा वेस्टेज चला जाता है, उस पावर का कोई यूटिलाइज नहीं हो पाता। उसके केस में हमें क्या करना चाहिए कि हम बैटरी बैंक का ऐसा सिलेक्शन करें, सोलर मॉड्यूल का ऐसा सिलेक्शन करें कि जहां पे हमें 48 वोल्ट की आवश्यकता है सिस्टम वोल्टेज की, तो हम वहां पे 48 वोल्ट ही रखें। बेशक यदि हम बैटरी लगाने वाले हैं 100 एम्पियर के एक बैटरी लगाने वाले हैं तो हम बैटरी साइड में भी उसको 25 एम्पियर या 20 एम्पियर के 4 बैटरी लगा देंगे तो वो सेम काम करेगा। और अब यदि लिथियम बैटरी का कैलकुलेशन आप करेंगे तो लिथियम बैटरी के केस में अब वो भी प्रॉब्लम नहीं रहा लेड एसिड की तरह कि हम 48 यदि हम स्टोरेज साइड में करना चाह रहे हैं तो उधर हमें 4 बैटरी को लेके जोड़ने की आवश्यकता है। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, किसी भी वोल्टेज का, 100 वोल्ट, किसी भी वोल्ट का हमारा बैटरी पैक लिथियम में अवेलेबल है। तो जहां पे हमारा बैटरी, आप ये सोच रहे हैं कि हम 12 वोल्ट में 100 एच की बैटरी लगाएं, वहां आप 48 वोल्ट में 24 एच की बैटरी लगाइए लिथियम का, तो वो सेम रेटिंग हो जाएगा और आपका सिस्टम वोल्टेज मैच होगा। तो वहां क्या होगा कि हमारा इफिशियंसी लॉसेस नहीं आएगा, जो हमारा जनरेट होगा वो टोटल हमारा सेविंग में जाएगा, स्टोरेज में जाएगा। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए।
चौथा सोलर चार्ज कंट्रोलर का कैलकुलेशन। सोलर चार्ज कंट्रोलर के कैलकुलेशन में भी ये कंपोनेंट, हालांकि बहुत सारे रूरल एरियाज में सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में लोगों को पता नहीं है, लोग रेकमेंड भी नहीं करते कि आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, बट इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और हमें चार्ज कंट्रोलर के भी सिलेक्शन में ध्यान रखना चाहिए सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाने के लिए। 3-4 तरह के सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, PWM, MPPT टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज, इस तरीके के सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अब हमें इसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम PWM, MPPT या हाइब्रिड कहाँ पे लगाएं। ये जो सारा हमारा डिस्कशन हो रहा है, अब जैसे आप यदि सपोज करिए PWM के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो एक फुल 1 घंटे का सेशन उसके ऊपर होगा, या MPPT पे करेंगे तो 1 घंटे का होगा, बट एक शॉर्ट ब्रीफ के लिए आप ये देख लीजिए, या एक थंब रूल के रूप में इसको याद रखने की आवश्यकता है कि जहां पे हमारा लोड इंडक्टिव लोड नहीं है, सिस्टम जहां पे छोटा है, या जहां पे हम कैपेसिटी के हिसाब से फुल कैपेसिटी का बैटरी बैंक लगा रहे हैं, वहां पे हम PWM चार्ज कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम एक काफी कॉस्ट MPPT के कंपेयर में हम काफी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि नहीं, MPPT की इफिशियंसी ज्यादा होती है या बिल्कुल ज्यादा होती है। वो उस केस में है कि आप प्राइस से कंपेयर करिए। कई लोग 12 वोल्ट 24 वोल्ट के लिए भी MPPT कंट्रोलर पे जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकली आप MPPT कंट्रोलर को जब चेक करेंगे तो जो PWM चार्ज कंट्रोलर की इफिशियंसी होती है वो करीब करीब आपका 72 to 78% PWM कंट्रोलर की इफिशियंसी होती है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट में MPPT की इफिशियंसी 4 से 5% ही बढ़ पाती है, केवल 4 से 5%। उस केस में यदि हमारा सपोज करिए 75% इफिशियंसी आ रहा है तो उसमें 80% हो जाएगा, जबकि MPPT का कॉन्सेप्ट है कि अप टू 98% इफिशियंसी MPPT का होता है। कब हमें MPPT पे जाना चाहिए, कब PWM पे जाना चाहिए? यदि हमारा सिस्टम 12 वोल्ट 24 वोल्ट का है, वहां पे MPPT का हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है प्राइस के हिसाब से। जो कंट्रोलर आपका 1000 रुपए में मिलेगा वो MPPT का 5500 में मिलेगा, तो जो 5500 का सिस्टम 4500 का जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए यदि हमने सोलर पैनल को ही सपोज करिए हम 75 वाट का पैनल यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले हम 80 वाट या फिर हम 100 वाट का पैनल यूज करते हैं, तो आज जो पैनल का रेट है वो फिर भी MPPT कंट्रोलर के अपेक्षा सस्ता होगा। और इसलिए हमें उस केस में PWM पे ही जाना चाहिए कि हम थोड़ा सा पैनल की कैपेसिटी को बढ़ा के और उस इफिशियंसी को मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि जनरेशन वहां से हमारा ज्यादा हो रहा है, उस इफिशियंसी को हम मैच कर पा रहे हैं। वहां पे हम MPPT के कंपेयर में PWM की हेल्प लेके हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं और इस तरीके से सिस्टम को इकोनॉमिकल बना सकते हैं। अब हम कब MPPT पे जाएंगे, कब PWM पे जाएंगे? जहां पे हमारा छोटा सिस्टम है 12 वोल्ट 24 वोल्ट, वहां पे हमें PWM पे ही जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सिस्टम होता है और ये नॉर्मली हमारा रेजिस्टिव लोड का इस पे हम लोड सब चलाते हैं। जहां पे हमारा सिस्टम 48 वोल्ट से शुरुआत होके और ज्यादा हायर वोल्टेज में हम जाएंगे, वहां पे हमें MPPT ही लेना चाहिए, क्योंकि MPPT ज्यादा एफिशिएंट है और वहां से जो हमें पावर का जनरेशन होगा तो MPPT के हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा पावर को जनरेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी लॉसेस बहुत कम होगी और हम इस तरीके से सिस्टम को इकोनॉमिकल बना सकते हैं।
अब सोलर इन्वर्टर के सिलेक्शन में भी हम जाएंगे कि कहाँ पे हम मॉसफेट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कहाँ पे हम हमारा IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कौन सा हमें इन्वर्टर का सिलेक्शन करना चाहिए। अगेन इन्वर्टर का सिलेक्शन भी हमारा मेन फोकस ऑफ ग्रिड में ये होना चाहिए कि जो सिस्टम का सिस्टम वोल्टेज, जो वोल्टेज पैनल का है वही बैटरी का वोल्टेज है, वही हमारा चार्ज कंट्रोलर का है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम सोलर इन्वर्टर का भी सिलेक्शन करेंगे। सोलर इन्वर्टर के केस में जब हम हायर वोल्टेज में जाते हैं तो उसके केस में इफिशियंसी हमें अच्छी मिलती है, क्योंकि जहां पे हम डीसी का जितना डिफरेंस कम होगा डीसी वोल्टेज का, सिस्टम उतना इफिशियंट होगा। सपोज करिए आप 12 वोल्ट के केस में 12 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आपको 220 या 230 लेना होता है, तो वहां पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए सोलर इन्वर्टर की जो इफिशियंसी है वो बहुत कम हो जाती है, इवन 70%, 80%, 90% इस तरीके से। और जहां पे हमारा डिफरेंस कम होगा 48 वोल्ट, 96 वोल्ट, 120 वोल्ट, तो वहां पे हमारा सिस्टम इफिशियंसी, अच्छा इफिशियंसी हमें मिलता है और सिस्टम काफी इफिशियंट हो जाता है। यही कारण है कि जब हम 3 फेज सिस्टम में जाते हैं तो उसके लिए सिस्टम का वोल्टेज हमें 240 वोल्ट का रखना पड़ता है, क्योंकि 3 फेज के सिस्टम में हमें 415 वोल्ट जनरेट करने होते हैं फेस टू फेस, इसलिए वहां पे हम 240 यदि रखेंगे तब जाके हमारा सिस्टम काफी इफिशियंटली वर्क कर पाएगा। तो इन चीजों को, ये जो 5 चीज हमारी है, लोड का कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोड के कैलकुलेशन, उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा है स्टोरेज सिस्टम, और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी के वजह से लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम से भागते हैं। अब आपने देख लिया कि हम बैटरी बैंक को, इवन कई केस में हमने बैटरी बैंक ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमने बैटरी बैंक नहीं दिए, वो बैटरी लेस इन्वर्टर है। पहले हमने बहुत बड़े बड़े सिस्टम बनाए थे, अभी कुछ लोगों का डिमांड था कि घरों के लिए भी हमें बैटरी लेस सिस्टम चाहिए। हमारे पास जो एक रेंज है बैटरी लेस इन्वर्टर का, वो 400 वाट से शुरू है। अभी हम उसके सारा कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स हम शेयर करेंगे, और वो छोटा सिस्टम भी हमने 400 वाट का भी बनाया है, उसके बाद 600 वाट का बनाया, उसके बाद ये दोनों सिस्टम को हमने कंप्लीटली चेक किया है और हमारा सिस्टम रन कर रहा है, और बहुत सिस्टम हमने दिया भी है लोगों को। अभी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, अप टू 5 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए हम उस पे जा रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम भी बैटरी लेस हो जाए। तो सिस्टम का जहां पे हमें दिन का यूटिलाइजेशन है, तो वहां पे डायरेक्टली हम डीसी एनर्जी को एसी में हम कन्वर्ट करके और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट बैटरी। जहां पे हमें पार्शियल बैटरी बैंक की आवश्यकता है, वहां पे उस तरीके का लगाएंगे कि हमें नाइट में बैकअप कितना चाहिए। तो इस तरीके से लोड को यदि जब हम मैनेज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली हम इन्वर्टर का सिलेक्शन करेंगे कि कहां पे हमें हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए। नॉर्मली हमें पीसीयू ही लगाना चाहिए, हाइब्रिड तो वहां लगाना चाहिए जहां पे हमें पावर का कट बहुत ज्यादा है, 8 से 10 घंटे का पावर कट हो, 4 से 5 घंटे का यदि हुआ तब भी हमारा चल जाएगा, बट यदि 8 से 10 घंटे या उससे ज्यादा है तो हाइब्रिड ही ऑप्शन है। जहां पे हमारा ज्यादा पावर है, इवन 24 आवर तक पावर है, तो वहां पे हम पीसीयू पे जाएंगे। जहां पे हमें लगता है कि नहीं 24 आवर हमें पावर बैकअप चाहिए, वहां पे हम बैटरी स्टोरेज पे भी जाएंगे, हम पीसीयू पे भी जाएंगे। हमारे पास सोलर का पावर भी होगा, ग्रिड का पावर भी होगा, और अपने पास बैटरी बैंक भी होगा। वो जस्ट हमें यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा कि कब हमें सोलर का पावर यूज करना है,
उसके बाद नेक्स्ट पावर किसको यूज करना है, हम डायरेक्टली बैटरी पे चले जाएं या फिर हम ग्रिड पे चले जाएं, वो यूटिलिटी के हिसाब से उसको भी डिफाइन करेंगे। तीसरे बार में हम ये देखेंगे कि हम सोलर पावर यूज करने के बाद सीधा ग्रिड पे चले जाएं, यदि नाइट में हमारा कट होता है पावर का तो उसके लिए हम बैटरी बैंक को सुरक्षित रखेंगे कि रात में जब हमारी लाइट चली जाएगी तो उस समय हमारे पास एक और सोर्स पावर का होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्वर्टर का भी सिलेक्शन का रोल बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रहना चाहिए खास तौर पे कि जहां पे हमें 12 वोल्ट के इन्वर्टर की आवश्यकता है या 12 वोल्ट के हमें सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता है, तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग के वजह से हम उसको 24 या 48 वोल्ट में ना जाएं, वहां पे पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होती है। हाँ, एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि लोड का पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे हम उसमें जाएंगे कि हमारा सोलर यदि जनरेट हो रहा है और वो कंज्यूम हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा पावर का लॉसेस नहीं होगा। सपोज करिए आप 10 एम्पियर जनरेट कर रहे हैं और आपका 8 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, 8 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, आपने एक बैटरी बैंक भी लगाया 24 वोल्ट के केस में, तो जो सरप्लस पावर है वो आपका बैटरी में स्टोरेज हो रहा है, सेम टाइम आपका लोड भी चल रहा है। यदि आपने जनरेशन ज्यादा कर लिया और आपका उस टाइम के लिए कंजम्पशन नहीं है, सपोज करिए हमने अपना घर बंद करके 2 घंटे के लिए हम कहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जब हमारा इनपुट हायर साइड दिखा रहा है वोल्टेज, तो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी कट ऑफ हो जाएगा, उसमें पावर जाएगी नहीं और वो पावर आपका लॉस होगा। उसके केस में आपका सोलर पावर प्लांट बहुत महंगा हो जाएगा ऑफ ग्रिड। तो आप यूटिलिटी के हिसाब से सोलर इन्वर्टर का सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें किस वोल्टेज पे और कौन से सिस्टम पे जाना चाहिए। अब हम आते हैं सप्लाई साइड पे। सप्लाई साइड का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग ऑफ ग्रिड के कंसिडरेशन में, ऑफ ग्रिड के कैलकुलेशन में, ऑफ ग्रिड के डिजाइनिंग में हम डिमांड साइड को हमेशा कैलकुलेट कर लेते हैं, सप्लाई साइड पे हमारा ध्यान नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम में हमारा सप्लाई साइड पे ध्यान नहीं होता, बट यदि हम सप्लाई साइड के चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो साइड हमारा डिमांड साइड कितना भी अच्छा कैलकुलेशन हमने किया हो, कितना भी इकोनॉमिकल किया हो, कभी भी सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। जहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन है ग्रिड का, लोग वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंसीडर नहीं करते और वहां पे ग्रिड टाइप का सिस्टम लगा देते हैं, वो कभी भी इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। अभी ये बात आप ध्यान रखिए कि हम पैरेलली ऑफ ग्रिड सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, बट हम टाई ग्रिड से भी कंपेयर कर रहे हैं साथ साथ में। कुछ जगह एमपी में जैसे खजुराहो, पन्ना, 2-3 जगह हमने ये देखा है मध्य प्रदेश में कि वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। वहां एक सिस्टम लगा हुआ था, ये हम केस स्टडी में भी डिस्कस करेंगे आगे के प्रेजेंटेशन में, कि यदि आपका ग्रिड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है और आपने ग्रिड टाई लगा लिया तो आपका कभी भी, सपोज करिए जनरेशन यदि 6 घंटे का है तो 1 घंटे की आपका जो सप्लाई है वो जा रहा है केबल ग्रिड में और बाकी पावर आपका वेस्टेज जा रहा है। क्योंकि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें जो ग्रिड टाई सिस्टम है उसमें एक लोअर लिमिट है वोल्टेज का, एक अपर लिमिट है वोल्टेज का। उसके बियॉन्ड जब वोल्टेज जाएगा तो सिस्टम उसको कट ऑफ कर देता है और जब तक ग्रिड से सीक्वेंस नहीं होगा वो पावर आपका ग्रिड में नहीं जा सकता। तो यदि आपने वोल्टेज फ्लक्चुएशन को बिना कंसीडर किए हुए और आपने ग्रिड टाई सिस्टम लगा दिया तो वो कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो उस केस में आपको ऑफ ग्रिड ही इकोनॉमिकल होगा और उस केस में आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा। दूसरा है फेज सीक्वेंसिंग ऑफ ग्रिड। आप ये भी देखेंगे कि यदि आपका ग्रिड टाई सिस्टम का फेज सीक्वेंस ग्रिड से चेंज हो गया, RYB यदि
किसी भी तरीके से चेंज हो गया तो कई सिस्टम जो आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक फेस सीक्वेंसिंग लगा हुआ है ग्रिड टाई इन्वर्टर में। कई सिस्टम ऐसे हैं, मैक्सिमम सिस्टम ऐसे हैं जिसमें फेस सीक्वेंसिंग नहीं है। उस केस में आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही जाएंगे। यदि धोखा में फेस सीक्वेंस चेंज हो गया तो वो जो आप जनरेट कर रहे हैं पावर, वो ग्रिड को नहीं जाएगा और वो पावर आपका वेस्टेज होगा यदि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो, या कोई सरप्लस पावर है तो भी वो ग्रिड को नहीं जाएगा और इस तरीके से आपका सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होगा। चौथा हमारा अनबैलेंस्ड लोड है। अनबैलेंस्ड लोड के बारे में हमने पहले भी बताया है। ये भी एक सिस्टम प्रैक्टिकल चीजों से वो अनबैलेंस्ड लोड का हम कैलकुलेशन करने पे आए हैं कि सपोज करिए कोई स्कूल है, वहां पे हॉस्टल भी है। ये एक प्रॉब्लम आया हुआ था एक स्कूल में कि ग्रिड टाई सिस्टम को लगा दिया गया और लोड सारे सिस्टम पे हमारा 10-10 या 12-12 एम्पियर का लोड था कि 10-10 12-12 एम्पियर लोड हमारा इन्वर्टर लेगा। उस केस में क्या हो रहा था कि जैसे मॉर्निंग में जब स्कूल रन हो रहा है तो हॉस्टल खाली हो गया, एक फेस पे पूरा हॉस्टल का डाला हुआ था लाइट को, वहां पे हॉस्टल का जब 1 एम्पियर या 0 रह गया तो जो वोल्टेज सेंस कर रहा है सिस्टम हमारा ग्रिड टाई का, वो लोएस्ट वाला सेंस करता है और इवन पैनल से हमारा एम्पियर 8-8 एम्पियर जनरेट हो रहा है, 24 एम्पियर जाना चाहिए था। उस केस में हमारा 1-1 एम्पियर तीनों फेस पे जा रहा है आउटपुट में और इस तरीके से केवल 20 से 3 एम्पियर या 4 एम्पियर जा रहा है हमारा एक्सपोर्ट होके और 20-22 एम्पियर का हमारा पावर लॉस हो रहा है। तो वहां पे 1 साल का जब उन्होंने देखा तो कहीं पे भी पावर सेविंग नहीं हो रहा था और अल्टीमेटली उस सिस्टम को वहां से हटाना पड़ा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अनबैलेंस्ड लोड को आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड लोड को या तो आप लोड को बैलेंसिंग करिए या नो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाइए या आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाइए। वहां पे आप सिस्टम को इकोनॉमिकल ऑफ ग्रिड के हिसाब से ही कर सकते हैं। चौथा हमारा है एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। अभी बहुत से अप्लायंसेस जैसे हम लोग ट्यूबलाइट के बदले में हम लोग एलईडी बल्ब पे आ गए, हमारा T8 टेक्नोलॉजी से T5 पे आ गए, हम एलईडी टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं ट्यूबलाइट में। उसी तरीके से BLDC फैन यूज करना चाहिए हमें। और पहले जो हम लोड को यूज कर रहे हैं उस लोड को हमें मिनिमाइज कर लेना चाहिए। मिनिमम लोड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस को लगा के हम, जैसे एसी भी यदि आप रन करना चाहते हैं तो जो हमारा अभी इन्वर्टर एसी आ रहा है उसमें एक लोड फ्लक्चुएशन यानी इंडक्टिव लोड बहुत कम होता है। वो एक जब हमारा सिस्टम रन होता है उसी समय इंडक्टिव लोड आता है, बाद में वो टेम्परेचर और कूलिंग के अकॉर्डिंगली अप डाउन लोड होता है, बट इंडक्टिव लोड नहीं होता है इतना ज्यादा। तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है, यदि हम एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का यूज करें तो शायद पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। और जब हम लोड को रिड्यूस कर दिए और उसको सोलर सिस्टम में हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएंगे तो वो सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल होगा। BLDC फैन लगाएंगे, जहां पे 3 फैन की पावर ले रही है वहां पे सिर्फ जहां पे एक फैन 100 वाट का ले रहा है वहां पे उस कैपेसिटी में हम 3 फैन को लगा सकते हैं। ये शायद हमारे ग्रुप से ही विक्रांत वर्मा जी हैं जो इन्होंने BLDC फैन बनाया है और काफी इनका फैन अच्छा और वो चल रहा है, हम लोगों ने भी काफी यूज किया है। तो ये कभी इनका भी हम उसमें लेंगे BLDC फैन के ऊपर, तो आपको ये बताएंगे कि कितना पावर को आप सेव कर सकते हैं। सपोज करिए जहां फैन का लोड आपका 10 किलोवाट का आ रहा है वहां सिर्फ 3 किलोवाट में आप काम चला रहे हैं। तो यदि 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए आप ऑन ग्रिड सिस्टम आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो उसमें सोचिए कितना बड़ा बैटरी बैंक होगा। तो उस सिस्टम को जब हमने 3 किलोवाट पे ले आया तो उसको कन्वर्जन में
बहुत ही सस्ता होगा और सिस्टम इस तरीके से आप इकोनॉमिकल बना सकते हैं। इसके बाद हमारा ग्रिड कनेक्टिविटी, कई जगह पे हम चाह के भी ग्रिड टाई सिस्टम नहीं लगा सकते, स्पेशली रूरल एरियाज में। वहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी है ही नहीं, या ग्रिड कनेक्टिविटी है, ग्रिड है तो बहुत दूर पे है। तो हम, और उस दूरी में होता क्या है कि हम कनेक्ट तो कर देंगे ग्रिड में, बट क्या होगा कि इन बिटवीन कभी वो पेड़ गिर गया, कभी आंधी से किसी चीज में, कभी इन बिटवीन कोई वेल्डिंग मशीन चला रहे हैं लोग, लोड का अनऑथराइज रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसके केस में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा और वो हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। और जो हम एक्सपोर्ट एनर्जी करने वाले हैं वो शायद 100% एक्सपोर्ट नहीं होगा, जिसके वजह से सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही जाना चाहिए। ये एक केस स्टडी है जहां पे हमने ये ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाया था, ग्रिड टाई सिस्टम। ये इवन दिल्ली का हमारा ये सिस्टम है, जहां पे हमारा ग्रिड टाई सिस्टम ठीक से नहीं चल पा रहा था फेस सीक्वेंसिंग के वजह से। तो वहां पे फिर हमने उस सिस्टम को सेम पैनल यूज करके और हमने ये ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाया है और ये पिछले 5-7 साल से रन कर रहा है। इवन यदि दिल्ली की बात हम करें तो आज के डेट में दिल्ली में जहां सरप्लस पावर है, 24 आवर पावर है, वहां पे भी ऑफ ग्रिड पावर की डिमांड काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी दिल्ली में एक स्कीम चल रहा है 200 यूनिट फ्री वाला स्कीम, और वो लोगों को मिल भी रहा है। धीरे धीरे ये एक मॉडल के रूप में दिल्ली में एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया, और उसके बाद करीब करीब इंडिया के हर एक जगह में सारे लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ यूनिट बिजली का फ्री में लोगों को दिया जाए। इवन 100 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 200 यूनिट हो, 400 यूनिट हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का वो चीजें चल रही है। लोग स्कीम ला रहे हैं कि भाई हम इसको पावर, दिल्ली की यदि बात करें तो 200 यूनिट हमारा यहाँ पे फ्री है। उस 200 यूनिट में हमने काफी ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए। उसका कारण ये है कि जिनका कंजम्पशन, जिनके पास अपना रूफ है, सपोज करिए जिनका कंजम्पशन 300 यूनिट है, रेगुलर रूप से 300 यूनिट कंजम्पशन है। मैं एसी और उसकी बात नहीं कर रहा, जब लोग पीक गर्मी के टाइम में एसी चलाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उस समय तो जो बिजली बिल आना है वो आएगा। लेकिन यदि ऑन एंड एवरेज जिनका 9 महीने 10 महीने तक बिजली 300 एम्पियर 300 यूनिट 400 यूनिट 500 यूनिट आता है, उनको पार्शियल जब हमने सोलर सिस्टम लगाए, कि यदि सपोज करिए एक केस स्टडी हम लेते हैं कि 300 यूनिट किसी का आ रहा है, 250 यूनिट आ रहा है, यदि हम 100 यूनिट महीना में ऑफ ग्रिड सिस्टम से जनरेट करके और खुद से कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनका बिजली बिल 200 यूनिट के नीचे आ जाता है और वो गवर्नमेंट के स्कीम में फिर उनका बिजली फ्री हो जाता है। इस तरीके से उनको जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका डबल रिकवरी मिलता है, और ऑलमोस्ट 9 महीने तक उनके पास कोई बिजली बिल नहीं आता, और जो उन्होंने सिस्टम लगाया है उसका कॉस्ट रिकवर 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हो जाता है। वैसे यदि सेम सिस्टम को बिना स्कीम में जाएंगे तो 4 से 5 साल लगता है, बट इस केस में एग्जैक्टली 50% टाइमिंग में हम उस पैसे, वो इकोनॉमी हमारा मैच कर जाता है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से यदि ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम बारीकी से अच्छे से डिजाइन करके, डिजाइन सप्लाई को मैच करके, जो हमारा डिमांड है और सप्लाई को मैच करके, वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज को मैच करके, इसके अलावे यदि हम एप्रोप्रिएट सिस्टम का डिजाइनिंग करके, सिस्टम के सिलेक्शन को लेके, कस्टमर के यूटिलाइजेशन को लेके, और हम कस्टमाइज सॉल्यूशन यदि उनको प्रोवाइड करें, तो हमारा सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रैक्टिकली वायबल होगा और मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू
थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि उदित जी स्क्रीन पे आए और किसी का यदि कोई क्वेश्चन हो तो हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड को शुरू करें, कोई यदि क्वेश्चन हो तो। यस, किसी का भी अगर क्वेश्चन है तो दे कैन रेज अप देयर हैंड, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। हेलो जी तिवारी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार संजय जी, बहुत अच्छा समझाया आपने और बहुत नमस्कार। डिटेल में और बहुत ही बारीक से बारीक जानकारी दी आपने। और मुझे you, पूरा sir. विश्वास है कि जो 25 लोग जुड़े हुए हैं आज, उनको बहुत बेनिफिट हुआ इससे। और मेरा क्वेश्चन तो खैर नहीं है, आपने इतने अच्छे समझाया है कि जितना भी बताया आपने पूरा अच्छे समझ में आ गया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक नेक्स्ट सेशन और लेके आइए अगली बार, ताकि हम कुछ आंकड़ों के साथ में इसको पूरा कर सकें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, हम इस पे ध्यान जरूर देंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा दिसंबर का सेशन होगा तो हम कंटिन्यूटी में इसको लगातार इसको खत्म ही करेंगे और आंकड़ों के आधार पर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम को कैसे, कहां पे इकोनॉमिकल वो कर रहे हैं और कहां पे हम कितने पैसे के रूप में उसको सेव कर रहे हैं करके। ये सतीश साहब हैं, इनको अनम्यूट करिए उदित जी। उदित जी। हेलो सर, आवाज आ रही? जी सतीश जी, आपका क्वेश्चन। सर आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ऑलरेडी हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं प्लांट में हमारे, और ग्रिड टाइप सिस्टम है हमारा। महाराष्ट्र नासिक से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो टाटा पावर ने इंस्टॉल किया है 450 किलोवाट का हमारे पास जी। और ऐसा है कि हम लोग अभी अदर दिन, अभी ये हर गवर्नमेंट का अलग अलग नॉर्म से, तो मेरा और एक प्लांट है गुजरात में जी। लेकिन वहाँ का जो नॉर्म्स है कि एसटी यूजर्स के लिए सुबह 7 से शाम के 6 के बीच में कंज्यूम करना है जो जनरेट पावर। ओके। तो उसके हिसाब से कभी अभी हमारा कैसा, हमारा कस्टमर बेस है, जैसा ऑर्डर आती है वैसा हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं। तो किसी महीने में 1,82,000 यूनिट होता है, किसी में 1 लाख होता है, 1.5 लाख। तो जो कंजम्पशन है हमारा पैटर्न अलग अलग है एज पर रिक्वायरमेंट। तो उस सिचुएशन में आपसे सजेस्ट चाहिए था कि मैं फिर पावर का कैसा करूं। अगर मैं 1 मेगावाट लगाता हूँ तो मेरा रोज का 4,000 यूनिट जनरेट होगा। मेरा रोज का 3, 3.5 से 4,000 यूनिट कंजम्पशन है। लेकिन जब लोड नहीं रहता है तब वो एक्सपोर्ट होगा तो उसका 2 रुपये 25 पैसे मिलेगा। कब? यूरोप इंड में। और अगर मैं ग्रिड में मेरे सिस्टम में भी यूज करता हूँ तो उसके लिए मुझे है ना उसको इंजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा 1 रुपया 10 पैसा। मान लो रोज का मैं ये बनाता हूँ 4,000 यूनिट, तो वो 4,500 उसको देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप कैसा सजेस्ट करोगे मुझे? देखिए सतीश जी, ऐसा है कि आपका लोड पैटर्न चूंकि बहुत अच्छा है, आपका लोड दिन का लोड है। आपने दिन का लोड बताया है ना? हाँ दिन का बताया ना। मेरा जो देखो मेरा जो बता रहा आपको मैं। हाँ, तो जो दिन का आपका लोड है तो आप उसको जनरेट करिए और खुद ही कंज्यूम करिए। वहां पे आपको बैटरी बैंक की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बैटरी बैंक की नहीं है, लेकिन जो लोड हो रहा था लास्ट मंथ में मेरा 1,80,000 गया था, ये महीने में 1 लाख यूनिट आया। अगर मैं मान लो 850 को मैंने निकाला टोटल, जो मेरा सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन गया था ना लास्ट मंथ में, तो उसके हिसाब से 850 किलोवाट सफिशिएंट है वो जो लास्ट हिसाब से। अब ये इस मंथ में मेरा कंजम्पशन कम हुआ तो बाकी की जो एक्सेस पावर है वो ग्रिड को जाएगी और उसका जो पैसा है मुझे ईयर ऑफ इंड में मिलेगा। तो लॉस ही है ना मेरा। नहीं, उस केस में आप जो वो उतना बड़ा सिस्टम तो अभी है नहीं आपके पास या हमारे पास। जो जैसे छोटे जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड टाई सिस्टम विथ पावर बैकअप, जो हम 5 किलोवाट तक अभी लोग यूज कर रहे हैं, उस तरह का सिस्टम। मुझे बड़ा चाहिए था। बड़े में कुछ है कैसा आपके पास? बड़े में अभी ऐसा नहीं है और उसके लिए तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका रात में भी तो कुछ ना कुछ लोड होगा।
रात में, या लेकिन लोड पॉलिसी जो वैरी है, कर रहा है, रात दिन में नहीं नहीं जाके नहीं, आप बात कर रहे हैं? रात में भी चल रहा है, लेकिन एज पर हाँ। पॉलिसी जो है सुबह 7 से शाम के 6 के बीच में आप यूज कर सकते हो, अच्छा, ऐसा पॉलिसी है। उसी सेटअप सेम डे सेटअप है उसका, आपका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं, जैसा अपना जो ग्रिड में कैसा होता है, मंथ ऑफ एंड में हम लोग को सेटअप होता है, जी। इसमें सेम डे है, 7 से 8 के 6 के बीच में आपको सेटअप है। तो वहां पे हम एक ही चीज कर सकते हैं कि पहले हम हमारा जो लोड का पैटर्न है उसको कैलकुलेट करेंगे और एक ऑन एंड एवरेज हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। पीक लोड पे जाके सिस्टम को डिजाइन नहीं करेंगे। सपोज करिए आपका 100 किलोवाट का पीक लोड है और वो फ्लक्चुएट हो रहा है 80 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट के बीच में, तो हम या तो 80 और 100 के एवरेज में 90 किलोवाट लगाएं या फिर 80 किलोवाट लगाएं और जो बाकी पावर है उसको हम दूसरे सोर्स से लें, वही था तब ना सर आपका अभी। प्रैक्टिकल वायबल होगा। हाँ तो वही था, वो कंडीशन अदरवाइज वो पावर आपका वेस्टेज जाएगा। तो वही उसीलिए था कि अभी लास्ट में 1,80,000 था, अभी इसमें 1 लाख हो गया। तो जो एसआर पॉलिसी, उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप एक ऑन एंड एवरेज पावर का कंजम्पशन आप निकालिए और है ना, पीक डेटा है लोड ना के मेरे हिसाब पास। से, मैंने निकाला पीक पीक लोड का पीक मेरा लोड जो के हिसाब से आप सोलर सिस्टम पे ना जाएं। हम्म, पीक लोड के हिसाब से सपोज करिए आपका 100 किलोवाट का लोड आपने डिफाइन किया कि हमारा पीक लोड 100 किलोवाट है, बट किसी महीने में आपका 80 किलोवाट पे आके रह जाता है, तो आपका जो 100% आपने लगाया हुआ है 20 किलोवाट आपका वेस्टेज जा रहा है। आप उस इकोनॉमी को देखिए कि 20 किलोवाट में हम यदि सर्टेन टाइम के लिए या कुछ महीनों के लिए यदि दूसरा पावर का सोर्स यूज करते हैं तो हमारे लिए ये कितना फ्रूटफुल होगा, उसके हिसाब से आपको सिस्टम का डिजाइन करना पड़ेगा। वही है वो जो पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये मंथ ऑफ पीरियड में होती सेटअप तो इजी था ना, कि पूरा लास्ट इन हाँ, तो ये सेटअप सेम डे सेटअप है इसका, वो एक लॉस है, उसके वजह से इश्यू हो रहा है। तो आपके पास ऐसा कोई बड़े इसमें क्या कैटेगरी में नहीं क्या अपग्रेड आपके पास, कि मान लो 800-500 किलोवाट में कोई को चार्ज कर रहे हो? बिल्कुल है ना। एक हमारे ग्रुप के ही हमारे मित्र हैं डॉक्टर माजिद, उन्होंने दुबई में अभी एक मेगावाट का प्लांट लगाया है बैकअप के उसमें लिथियम बैटरी पे। हाँ तो उसकी डिटेल दीजिए, शेयर कीजिए आप। वो सारा मैं नेक्स्ट समय में आपको डिटेल्स दूंगा मैं और आपको उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। चलेगा, मेरा आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, आप नंबर सेव कर लीजिए और 1-to-1 डिस्कशन करेंगे हम इस पे। आपका कैसा रहेगा? आपका खुद का फॉर्म है कि आप कैसा करते हैं? नहीं, हमारा कोलैबोरेशन है और हमारे ग्रुप के ही वो हैं, रिपा के मेंबर हैं हमारे डॉक्टर माजिद, और उन्होंने दुबई में, देखिए इंडिया में तो इतना बड़ा प्लांट तो अभी नहीं लगाया है लोगों ने ऑफ ग्रिड में, बट उन्होंने 1 मेगावाट का प्लांट आज से 3 साल पहले दुबई में स्टार्ट करके और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं जी। और उसका मेंटेनेंस वगैरह तो उनसे हम सलाह करेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए जरूर देंगे। जो इशू था पॉलिसी का गुजरात गवर्नमेंट का, आपको पता है सेम डे का उसका इंजेक्शन चार्ज भी है और उसका अपग्रेड है, उसको बैंकिंग चार्ज भी लगा दिया उन लोगों ने, तो इन ऑफ यूज में हम लोगों को बेनिफिट कम है और ग्रिड को ज्यादा फायदा है। नहीं, बिल्कुल उसमें आपको ऑफ ग्रिड पे ही जाना चाहिए और बैकअप के साथ जाना चाहिए। दो सिस्टम आप कर सकते हैं, एक ऑन एंड एवरेज कैलकुलेशन का जो हम आपको जरूर डिजाइन करके सिस्टम देंगे, और दूसरा मेरे पास ईएमएस सिस्टम में पूरा डेटा आता है सिस्टम पे मेरे पास जी, और दूसरा वही है कि हम बड़े सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कैसे इंडिया में कर सकते हैं। हाँ वही है, तो उसको देख के हम जरूर आपको उसको बताएंगे। आपका कहाँ से सर? आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, मैं नासिक महाराष्ट्र में हमारा ग्रुप है और अलग अलग प्लांट है हमारे इंडिया में। महाराष्ट्र में भी हमारे मेंबर हैं, पुणे में हमारे सचिन सांगले जी हैं, शायद सचिन सांगले होंगे इसमें, आज हैं मीटिंग में या नहीं है, जो भी है। और वहाँ औरंगाबाद में हमारे कुलकर्णी जी हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ के हैं, और कोई वो बात नहीं है, जैसे यदि प्रैक्टिकली यदि विजिट करने की आवश्यकता हुई तो कोई ना कोई हमारे यहाँ से जाएगा और उसको हम लोग प्लांट लगाएंगे और सक्सेसफुली रन करेंगे। और सर एक दूसरा क्वेश्चन था, क्लीनिंग से पर्पस आपके पास कुछ है क्या फैसिलिटी, जो सोलर प्लेट्स है अभी जो मेरा इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स से क्लीन करने के लिए बड़े प्लांट्स के लिए, उसके लिए हमारे ग्रुप में प्रतीक शर्मा जी हैं, जो समझिए कि 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, मेगावाट
इन सारे सिस्टम्स का सर तो हाँ, तो वो चाहिए मुझे। उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो आप हमारे उसमें अपना मेल आईडी दीजिएगा, उनका भी नंबर हम शेयर कर देंगे आपको, चलेगा, प्रतीक शर्मा जी का। तो चलेगा। उनके पास सारे सिस्टम का सोल्यूशन है क्लीनिंग चाहिए सोलर के लिए। कैसा इंडस्ट्रियल में है ना सब, मेरा जनरेशन कम निकलता है और मेरे आजू बाजू सब पाउडर प्लांट है, तो उनका डस्ट जो सब माइक्रोन में आता है वो प्लेट करके बैठ जाता है। आज तो करो इसके लिए तो हो जाता है। मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमारे क्लीनिंग सिस्टम रोबोट टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड हमारे साथ है प्रतीक शर्मा जी, और वो आज संयोग से अवेलेबल भी हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं उनका क्वेश्चन, नंबर आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक शर्मा जी का ये, तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। चलेगा सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें मेरा दो ही ये था कि नेक्स्ट आप जब भी लेंगे तो इसमें दो टाइप के सेम कैलकुलेशन में दो टाइप का रखिएगा, एक तो नॉर्मल लोड और दूसरा इंडक्टिव लोड। तो उसे ये पता चल जाएगा कि अगर घर में नॉर्मल लोड है जहाँ पे आपके पंप या फिर एसी नहीं है, और अगर सेम सिनारियो में अगर हम पंप और एसी को जोड़ते हैं तो दोनों के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा। क्योंकि कई घर जो रहते हैं वो काफी नॉर्मल रहते हैं जहाँ पे इंडक्टिव लोड नहीं रहता है, और कई जो प्रीमियम या मिडिल अपर क्लास के हैं जिनको एसी भी चलाना है और पंप भी चलाना है, तो उससे काफी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारे समझने के लिए कि इंडक्टिव लोड आता है तो इसका कैलकुलेशन में और साइजिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, अगले सेशन में या तो हम दिसंबर के लिए अभी से इसको लॉक कर लेते हैं कि लगातार में हम इसको खत्म कर लेंगे दिसंबर में। दिसंबर में जो एक सेशन होगा वो प्रैक्टिकल लोड के ऊपर होगा जो आपने बोला, और जो तिवारी साहब ने बोला कि इसको इकोनॉमी वाइज हमें देखना है, मतलब इवन की पैसे के फॉर्म में, कि एक तरफ जहां 400 रुपए का हमारा पड़ रहा है 2 घंटे के लिए, वहां हमारा 300 का आ रहा है या 200 का आ रहा है, या कितना इकोनॉमी वाइज वो इकोनॉमिकल हो रहा है। तो इन चीजों पे हम अगले सेशन में जरूर चर्चा करेंगे। और कोई जिनका क्वेरी हो कुछ? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन रेज अप देयर हैंड। हेलो हेलो, यस बोलिए सर। सर ये जो रिकॉर्डेड मेरा मैं बाद में ज्वाइन किया तो इसका रिकॉर्ड सेशन मिल सकता है क्या आपका? यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 1-2 दिन में, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, या अगर जुड़े हुए नहीं हो तो चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई जिनका क्वेश्चन हो? मैं समझता हूं उदित जी और कोई क्वेश्चन नहीं है, और यस, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है स्पेसिफिकली फॉर रीपा एकेडमी, जो कि स्पैम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कंटेंट ओवरलोडिंग नहीं होता, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अपडेट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच टू संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेशल नॉलेजफुल सेशन लेने के लिए। और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरीके के सेशन होते रहें, स्पेशली ऑन ऑफ ग्रिड, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू उदित जी, और सारे सदस्यों का धन्यवाद जो आज सारे लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट टाइम हम आशा करेंगे कि इसी तरीके से जुड़ते रहें और आपस में हम डिस्कस करके अपना नॉलेज को बढ़ाएं, और अलग अलग टॉपिक अलग अलग लोगों को सुने और हम सिस्टम को प्रैक्टिकल वायबल बना सके, सोलर सिस्टम को। yes. हमारे बीच प्रशांत जी हैं, रीपा सेक्रेटरी, शायद 2 शब्द कहना चाहेंगे। प्रशांत जी को